हमारे बीच में हैं आज डॉक्टर हरिओम पांडे जी, जो विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में दक्षता रखते हैं। डॉक्टरों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। आप सरदार नगर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी हैं। आपका ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसने अब तक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। आज हम खास तौर से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में आपका। यह कार्यक्रम क्या है और इससे किन बच्चों को लाभ होता है? देखिए, जिस पे हम लोग आज बात कर रहे हैं ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक कार्यक्रम है और शायद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में लोग सुने हैं, लेकिन एक चीज़ मैं इसको बता दूं कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इंडिया का अपना बनाया हुआ यह इनिशिएटिव प्रोग्राम है। अभी तक जो भी प्रोग्राम बनते थे फॉरेन कंट्रीज से आते थे, हम उसे फॉलो करते थे, लेकिन यह एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसे हम इंडिया में ही डिज़ाइन किए और इंडिया में काम कर रहे हैं और इसकी सराहना हर जगह हो रही है जी। ये अपना मतलब मेक इन इंडिया जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, हमारे मोदी जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया, ये इसी तरह का एक कार्यक्रम है कि मेक इन इंडिया है और ये इंडिया में ही शुरू हुआ जी। इसमें क्या है, इसमें जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में है, इसमें बच्चों के हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है। होता क्या है, देखिए बच्चे हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते जी। तो बर्डन आएगा, वो खुद परेशान रहेगा। तो इस सब चीज़ों को देख के हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि हम क्या ऐसा करें कि जो विकलांगता शुरू हो रही है ये विकलांगता खत्म पूरा जड़ से? हाँ, पूरा जड़ से ही, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आएगा तो शुरू होगा। तो इस कार्यक्रम पे उन्होंने शुरू किया कि अगर किसी कारण से कोई विकलांगता हो गई जो हम बचपन में ठीक कर सकते हैं उसे हम ठीक कर दें, क्योंकि जब वो एक एज के बाद हो जाता है तो हम उसे ठीक नहीं कर पाते जी। तो ये है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय जो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसका लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कोई आय सीमा भी होती है? नहीं, आय सीमा कोई नहीं है। अगर हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है या आंगनबाड़ी सेंटर है, वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के डॉक्टर जाते हैं, वहाँ पे हेल्थ चेकअप करते हैं। अगर कोई डिजीज़ बच्चा मिलता है तो उसकी जानकारी वो प्राप्त करके फिर वो ले आते हैं, उनको हमारे पीएससी या सीएससी पे लाते हैं। पीएससी और सीएससी से फिर वो रिफ़र होकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे दिखाया जाता है। वहाँ पे DIC मैनेजर होती हैं जो उसे फर्दर कहाँ भेजना है, अगर डिस्ट्रिक्ट में भेजना है तो डिस्ट्रिक्ट में, या डिस्ट्रिक्ट से बाहर कहीं भेजना है तो डिस्ट्रिक्ट से बाहर वो कोऑर्डिनेट करके उसे भेजती है। तो आय के लिए कुछ ऐसे नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में तो हम ये कार्यक्रम नहीं चल रहा है, ये गवर्नमेंट कॉलेज में ही चल रहा है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आय सीमा कहीं निर्धारित नहीं है कि कौन गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेगा, इसलिए आय सीमा पे कोई ऐसा बाध्यता नहीं है कि आय हो, उसके लिए कुछ जिसकी आय रहेगी उसको ये लाभ मिलेगा। और ये एज की बात करें तो 18 साल तक, 18 साल तक जी हम लोग उस पर देखते। वे कौन से बच्चे होते हैं इस योजना का लाभ ले पाते हैं? अब इस योजना का लाभ लेने के लिए देखिए, इसमें 4Ds पे हम बात करते हैं। 4Ds होती है डिफेक्टेड बर्थ, मतलब जो जन्म से ही कंजेनाइटल डिजीज जिसे हम कहते हैं, बच्चा पैदा हुआ माँ के गर्भ में है तो उसे ही कोई बीमारी हो गई, उस पे हम काम करते हैं। कोई डिजीज हो गई, बच्चा पैदा होने के बाद कोई डिजीज है तो हम उस पे काम करेंगे। कोई डिफिशियंसीज है जैसे माल नरिशमेंट है, एनीमिक है, हम उस पे काम करेंगे। डेवलपमेंट डिले या डिसेबिलिटी कोई आती है, हम उस पे काम करेंगे। सपोज करिए डेवलपमेंट डिले, किसी बच्चे को 2 महीने पे या 6 महीने पे उसको नेक होल्डिंग करना है, या जो एक डेवलपमेंट होता है कि इस समय को बच्चे को पैर पे चलना चाहिए, इस समय अपना नेक तो संभाल लेना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर वो उस समय नहीं करता तो ऐसे 4Ds को हम लोग चेक करते हैं, चेक करके फिर फर्दर हम उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। तो 18 साल तक होता है, वो जन्म से लेके 18 साल तक के बच्चों का हम करते हैं, क्योंकि इसी समय हम काफ़ी कुछ करेक्शन कर सकते हैं जी। आपकी स्वास्थ्य टीम जब ब्लॉक में जाती है, वह बच्चों को कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं देती?
जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम जाती है तो वो 4 डेज में, जैसा मैंने बताया, 4 डेज में वो स्क्रीनिंग करती। 4 डेज में अगर स्क्रीनिंग करेगी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, आप लोग देखते हैं बच्चों के पीठ पे या कहीं, जब बच्चा पैदा होता तो जो हमारे रीढ़ की हड्डी बनती उसमें डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती जी। तो उसकी स्क्रीनिंग करेगी। तालू कटा हुआ है, होठ कटे हुए हैं, कंजेनाइटल डिफनेस है, मतलब बच्चा जन्म से ही नहीं सुन पा रहा है, बच्चा जन्म से ही नहीं देख पा रहा है, उसका हिप जो है वो डिस्प्लेसिया है, वो डिस्प्लेस है, या क्लब फुट है, पैर टेढ़ा है, इस तरह की चीज़ें, या एनेमिक है, उसके दांत में कैरीज है, स्कैबीज है, या मंद बुद्धि का है, या वो देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा, इस तरह की चीज़ें की वो स्क्रीनिंग करते हैं। और स्क्रीनिंग करके फिर वो फर्दर कहाँ उन्हें ले जाना रहता है। जैसे अब मान लीजिए आप बहुत सुनते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसे हम कहते हैं बच्चों के दिल में छेद। अभी सिद्धार्थनगर ब्लॉक में और जगह पे लगभग गोरखपुर में 10 से 15 बच्चों का कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का ऑपरेशन हुआ है। तो मान लीजिए दिल की बीमारी कोई बच्चा है, पैदा हो रहा है, उसे दिल की बीमारी माँ बाप को किसी कारण से पता नहीं चले या पता चल गए, तो अगर एक दिल की बच्चे की बीमारी है, दिल में छेद है, तो उसे ऑपरेशन कराने में 4 से 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए खर्च हो जाता है जी। तो अब वो जो 4 से 5 या 6 लाख जो खर्च होते, एक गरीब माँ बाप नहीं दे सकता। एक अगर अच्छा परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो कहीं से इकट्ठा करके तो दे देगा, लेकिन उसके लिए भी बहुत बर्डन होता है भाई। अगर बहुत मतलब अपर क्लास फैमिली है तो वो तो अपने एफर्ट कर लेता है, लेकिन गरीब है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो खर्च हमारी जो आती है वो गवर्नमेंट हमारी बियर करती है। अब वो वहाँ पे कहाँ भेजेगी, जैसे गोरखपुर में आए, गोरखपुर में हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने देख लिया किसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, तो इसे हमें रिफ़र फर्दर कहाँ करना है, वो बच्चा जाता है वहाँ रिफ़र होता है, फिर उसका ऑपरेशन होता है, फिर ऑपरेशन होने के बाद बच्चा अपनी स्वस्थ ज़िंदगी जीने लगता है। तो लगभग आप ये समझिए कि 5 से 6 लाख रुपए उसका बच जाएगा। हाँ, ये है कि आने जाने का खर्च और रहने का वहाँ खर्च उसे खुद बियर करना पड़ता है। ये बाकी जो अन्य खर्च है वो गवर्नमेंट बियर करती है। जी, आपसे हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जो दिल में छेद होता है ये क्यों होता है और इसका क्या अस्थायी कोई इलाज है कि पेट में ही जब बच्चा हो तो ये मैं अभी इस तरह की चीज़ें रिसर्च वर्क चली। देखिए, जो भी चीज़ें हैं कंजेनाइटल डिजीज़ है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पे हम अगर बात करें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है, अभी भी हम अगर देखिए बात कहाँ से करें, क्योंकि न्यूट्रिशन, अगर हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो कुछ ना कुछ कंजेनाइटल डिजीजेस हमारे बच्चे में। न्यूट्रिशनल बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं। गर्भवती माँ या एडोलेसेंस गर्ल्स होती है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो न्यूट्रिशन, अगर फॉलिक एसिड होता है, जो फॉलिक एसिड है, हम जब गर्भ धारण करते हैं तब फॉलिक एसिड देते हैं। इंडिया में हमारे यहाँ प्लान करके कोई गर्भधारण नहीं करता जी, यहाँ पे अचानक से गर्भधारण हो गया। तो फॉलिक एसिड अगर हम जैसे ही महिला की शादी हुई उसी समय हम फॉलिक एसिड देना शुरू कर दें तो ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं कंजेनाइटल डिजीज के ना के होने के बराबर हो। जी। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है वो ना के होने के बराबर होता है कि आज शादी हुई, आज से ही हम ये फॉलिक एसिड यूज करना शुरू कर दें। तो अगर हम कभी भी गर्भधारण करते हैं, क्योंकि जब हमें पता चलता है तो लगभग 1 से 1.5 महीने बीत जाते तब हमें गर्भ की पता चलती है। उस समय कुछ हमारी जो डेवलपमेंट होना रहता है वो बॉडी में होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर हरिओम जी, जिन बच्चों में या बीमारी की पुष्टि हो जाती है उसके लिए आपकी टीम क्या करती है और कैसे मदद करती है? जैसे अगर किसी बीमारी की पुष्टि हो गई, मान लीजिए सपोज कि एक छोटा सा साधारण हम बात करते हैं कि होठ कटे हुए जी। उसकी पुष्टि हो गई, वो बच्चे को लेके आते पीएससी पे हम उसे देखते हैं, उसे फर्दर कंफर्म करते हैं कि हाँ सही है या नहीं है। जब वो पता चलता है कि सही है तो फर्दर हम उसे जिला अस्पताल रेफर करते हैं। जिला अस्पताल में डीआईसी मैनेजर उसे देखती हैं। उसके बाद जहाँ पे इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, उस संस्था के एक स्माइल ट्रेन संस्था है जो इस पे काम कर रही है गोरखपुर में, उसे हम लोग बच्चे को हैंड ओवर करते हैं। बच्चे का उसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद बच्चा नॉर्मल जिंदगी अपना जैसे बोलता है
अब बोलना और सारी चीज़ें वो करना शुरू करता है। जी। इसी तरह अगर डेंटल कैरीज है, दांतों में कुछ कैरीज वगैरह लगे हुए हैं, तो डेंटिस्ट के पास ले जाते हैं, डेंटिस्ट उसके साफ सफाई करते हैं, उसको बता देते हैं। पैर टेढ़ा है तो हमारे जो ऑर्थोपेडिशियन है वो कर देते हैं। माल नरिश्ड पेशेंट है, मतलब कुपोषित बच्चा, उसको कैसे एनआरसी में एडमिट करना है या भोजन से सही होगा तो उसकी काउंसलिंग होती है, हम आंगनवाड़ी को बताते हैं। एनीमिक है अगर, तो एनीमिया के लिए हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर उसे हीमोग्लोबिन ब्लड की आवश्यकता है तो 1 से 2 यूनिट फ्री ब्लड, मतलब बिना डोनर के ब्लड मिल जाता है इस कार्यक्रम के तहत। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी बच्चा है जो एनीमिक है तो उससे भी हम लोग ब्लड हम दिलवाते हैं। फर्दर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट और प्रक्रिया फॉलो हम करते हैं। कोई बच्चा गंभीर रूप से पीड़ित है, उसके लिए उच्च जो चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, उसको कैसे मदद मिलती है इस कार्यक्रम के अंतर्गत? गंभीर, देखिए गंभीर में तो आपका सबसे गंभीर आपका कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। जी। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के लिए मैंने आपको बताया कि वहाँ से हमारे यहाँ डीआईसी मैनेजर होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यूपी का जहाँ टाई अप है वहाँ पे हम उसे भेज दिया जाता है, उसका इलाज वहाँ पे होता है। अब अगर मान लीजिए कोई डेवलपमेंट डिले है, मतलब उस एज ग्रुप में क्या उसे होना चाहिए, चलना चाहिए, हंसना चाहिए, अपना नेक होल्डिंग करना चाहिए, उस एज में अगर नहीं होता है तो जो हमारा रिहेबिलाइजेशन सेंटर है, उस रिहेबिलाइजेशन सेंटर में उसे भेजा जाता है, जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होती है, ताकि वो उस चीज़ों को कवर कर ले। और उनके माँ बाप को फिर काउंसलिंग किया जाता है कि आपको अपने बच्चे के साथ ऐसे करना है। या जैसे डाउन सिंड्रोम का बच्चा आ गया, तो डाउन सिंड्रोम भी एक डिजीज़ होती है जिसमें बच्चा का, माँ का एज बहुत हो जाता है, तब ज़्यादातर चांसेस है डाउन सिंड्रोम के बच्चे, उसमें बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। तो उसमें भी जो हमारा ट्रीटमेंट सेंटर्स है, जहाँ पर रिहेबिलाइजेशन सेंटर है, वहाँ पे हमारी आरबीएस की टीम ले जाती है। वहाँ पे माँ बाप बच्चों की काउंसलिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद वो स्वस्थ हो जाते हैं। जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनके माता पिता अगर इस योजना का लाभ लेना चाहें, हाँ बिल्कुल, उन्हें कैसे मिलेगा ये? उन्हें लाभ लेने के लिए पहले आरबीएस के, देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि गांव में कोई घूम पाए। तो अगर इन माँ बाप हैं जिनके बच्चे नहीं जाते हैं, अगर उन्हें इस तरह की समस्या है तो वो अपने आंगनवाड़ी से संपर्क कर लें, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर लें कि मेरे बच्चे को ये समस्या है। उन्हें आरबीएस के टीम देखेगी, आरबीएस के टीम को हम लोग रजिस्टर करा के हम उनको ये सुविधा देंगे। कहीं ऐसा नहीं है कि हम उन्हें, ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सभी तरह के बच्चों के लिए है, चाहे वो स्कूल जाए या न जाए। लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो भी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कहाँ से इस योजना का लाभ मिल सकता है? देखिए, इस योजना का लाभ सबसे पहला तो यही है कि इस योजना के लाभ के लिए पहले हमें इस योजना के बारे में जानकारी होगी। अगर हम जानकारी हमारे पास नहीं है तो हम इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो ये अगर आपके माध्यम से जा रहा है, लोग सुने, इस योजना का लाभ लें। जैसे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं, ये अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे क्या होता है कभी कभी टीम जाती है तो बच्चा दिखाना नहीं चाहता। कभी कभी ये समस्या आती है कि अगर हमको लग गया कि इस बच्चे को आई में डिफेक्ट है, इसका आँख कमज़ोर है, हम माँ बाप को बुलाते हैं कि भैया अपने बच्चे को आप लेके आइए, हम आपकी आँख जांच करा के हम आपके बच्चे को चश्मा देते हैं। तो गार्जियन ही नहीं आना चाहते, वो डिले कर देते हैं। जब वो 18 साल का बच्चा हो जाएगा या 22 साल का बच्चा हो जाएगा, जब शादी की उम्र आएगी, नौकरी की उम्र आएगी, तब वो लेके आते कि साहब अब करेक्शन करें। तो गार्जियन को भी खुद आगे आना पड़ेगा। अगर उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है तो बेहिचक को अपने स्कूल में जाए, अपने टीचर से संपर्क करें कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत दिखवाइए, आंगनवाड़ी से संपर्क करें, आशा है गांव में उनसे संपर्क करें, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके यहाँ से क्या मदद हो सकती है। अगर वो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वो आते हैं तो उनकी पूरी मदद की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर और व्यूअर को इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।